नमस्कार दोस्तों, विश्व इतिहास की श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य है कि यानी औद्योगिक क्रांति के पहले की स्थिति क्या थी कि जो रोजगार होते थे, जो कार्य होते थे, जो उद्योग लगाए जाते थे वो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे। अब उनमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, यानी वो हस्तचालित होते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि उद्योगों का स्वरूप बदल गया और इतना तेजी से बदला कि एकदम से आमूलचूल परिवर्तन आ गया हर व्यवस्था में। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जब सभी व्यवस्थाओं में एक साथ परिवर्तन आ गया तो इसे नाम दिया गया विचारकों के द्वारा कि क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इसलिए इसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो संक्षेप में अपन परिभाषा समझें तो औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य है उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तन से, जिसने हस्तचालित और औजार प्रणाली की जगह पे शक्ति चालित संयंत्रों को शामिल कर लिया, जो ऊर्जा के द्वारा चलाए जाते थे और बहुत ही कम समय में बहुत कम लागत में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती थी। यह है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग समाजवादी विचारक हैं लुई ब्लांकी, उन्होंने किया था। अब औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो 1760 से मानी जाती है। इसके दो फेज माने जाते हैं। एक तो आता है 1760 से 1870 तक, पहला चरण। और 1870 के बाद जब जर्मनी इसमें शामिल होता है और एक और नया परिवर्तन लेकर के आता है, या अमेरिका में बड़े स्तर पर औद्योगिक क्रांति होती है, तो इस फेज को 1817 से 1915 तक के फेज को कहा जाता है दूसरा चरण। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है वर्तमान से कोरिलेट करके, क्या औद्योगिक क्रांति का पतन हो चुका है या वर्तमान में भी औद्योगिक क्रांति जारी है? यानी इसका मतलब यह है, क्या उद्योगों में अभी भी क्रांति जारी है? क्या अभी भी कुछ नए परिवर्तन आ रहे हैं हर क्षेत्र में, किसे क्रांति कहा जाए, या फिर एक सतत धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है जिसे आप क्रांति नहीं कह सकते हैं? ये क्वेश्चन बनता है वर्तमान संदर्भ में। इस पे आगे अपन चर्चा करेंगे, कभी जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद में इस क्वेश्चन के ऊपर बढ़िया डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें करंट के थॉट ऐड करने पड़ेंगे अपने को, और करंट के समसामयिक विचारों को जोड़ते हुए, समसामयिक मुद्दों को जोड़ते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, हो सकता है भविष्य में मैं भूल भी जाऊं तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। अपन चर्चा करते हैं आगे। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से मानी जाती है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई? ऐसे क्या कारण रहे कि इंग्लैंड में ही प्रारंभ हुई? तो देखिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कहीं पर भी औद्योगिक क्रांति हो जाए, दुनिया में किसी भी देश के बारे में क्वेश्चन आए, 5 ऐसे पॉइंट हैं वो वहाँ पर होने ही चाहिए। यदि वैसी व्यवस्था होगी तो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति होगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिकीकरण होगा। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो उसके पास में प्राकृतिक साधन होने चाहिए, लिख लीजिएगा आप, इसको मैं डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। प्राकृतिक साधन होने चाहिए। दूसरा है पूंजी होनी चाहिए, और पूंजी के साथ साथ में आपके पास में कुशलता भी होनी चाहिए उस पूंजी का प्रयोग करने की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में करोड़ों रुपए अचानक आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। कौन बनेगा करोड़पति में भी बहुत सारे लोग करोड़पति बने, लेकिन उस पैसे का वो सदुपयोग नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास में कुशलता नहीं थी। तो पूंजी और कुशलता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा कि बाजार होना चाहिए, उसके पास विस्तृत बाजार होना चाहिए कि वह अपना व्यापार, अपनी जो उत्पाद है, अपना प्रोडक्ट है, उसको खपा सके। चौथा पॉइंट है औद्योगिक प्रभुत्व होना चाहिए। और 5वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट है औद्योगिक प्रभुत्व का मतलब, जैसे आज चाइना ने अपने डोमिनेंस स्थापित कर ली है। आज कितने भी स्वदेशी का नारा दिया जाए, कितनी भी आत्मनिर्भरता का नारा दिया जाए, लेकिन चाइना ने इतनी डोमिनेंसी स्थापित कर ली है कि उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी एक गले की फंद बन चुका है। आज अमेरिका में यदि कोई प्रोडक्ट बनता है, यदि वो 10 रुपये में बन रहा है, तो चाइना उसको 3 रुपये में ही बना करके दे रहा है। यानी 3 रुपये में वो अमेरिका पहुंच रहा है। 70%
मार्जिन का डिफरेंस है, तो कोई कंपनी, कोई उद्योगपति अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहेगा। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन औद्योगिक प्रभुत्व होना चाहिए यदि उसको औद्योगिकरण करना है, औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लानी है तो। और पांचवा पॉइंट है राजनीतिक शांति और सामाजिक सहयोग। राजनीतिक शांति होनी चाहिए और उस देश के जो नागरिक हैं उनका सामाजिक सहयोग होना चाहिए। वे उस सरकार का समर्थन करें कि हाँ ये सरकार है, ये सही कार्य कर रही है, उसको सहयोग दें उसमें। अगर ये पॉइंट है तो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति होगी। ये सारे पॉइंट को रिलेट करेंगे जब जर्मनी में औद्योगिक क्रांति के कारण पूछे जाएँ, रूस में पूछे जाएँ, बेल्जियम में पूछे जाएँ, जापान में पूछे जाएँ। संयोग ऐसा था कि इंग्लैंड में ये पांचों चीज़ें तो उपलब्ध थी ही थी, इसके अलावा इंग्लैंड में वाणिज्यवादी दृष्टिकोण भी था। वाणिज्यवादी दृष्टिकोण यानी वणिक दृष्टिकोण था, वाणिज्यवादी यानी बनिए की नीति थी। तो ऐसा दृष्टिकोण था कि यानी कम लागत में ज़्यादा लाभ कैसे कमाया जाए, यही है बनिए की नीति, वाणिज्यवादी नीति। और आविष्कारों के प्रति रुचि, जैसे ही वहाँ पर आविष्कार होने चालू हुए वैसे वैसे लोगों को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि एक नई थीम आ गई थी पेटेंट की, और पेटेंट की थीम के कारण वहाँ पे आविष्कारों से पैसा मिलने लगा। जब पैसा मिलने लगा तो जो ऐसे कुशल दक्ष बौद्धिक व्यक्ति थे उन्होंने नए नए इनोवेशन करना शुरू किया, और उस इनोवेशन के कारण उनमें उत्साह हुआ कि पेटेंट मिल रहा है, पैसे मिलेंगे इससे, तो नए नए आविष्कार होने लगे। तो आविष्कारों के प्रति रुचि। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि वहाँ के लोगों में समृद्धि के प्रति लगन थी कि हमें अपने जीवन स्तर का विकास करना है। जब समृद्धि के प्रति लगन हुई तो उनमें मांग का विकास हुआ। जब मांग के प्रति रुचि बढ़ी तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में प्रबोधन में एडम स्मिथ के सिद्धांत में कि जब मांग बढ़ती है तो उसके लिए आपूर्ति के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ती हैं। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो उनमें रोज़गार का सृजन होता है, और रोज़गार के सृजन के कारण फिर लोगों के हाथ में पैसा आता है और एक साइकिल बन जाता है, फिर लोग डिमांड करना चालू कर देते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। अपन यहाँ पे बात करें तो पूंजी की उपलब्धता इंग्लैंड में ही क्यों प्रारंभ हुई, क्योंकि यहाँ पूंजी की उपलब्धता थी। पूंजी की उपलब्धता किस तरीके से थी, देखिए यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के पहले जो व्यवस्था थी वो थी सामंतवादी व्यवस्था, जहाँ पर एक और दास वर्ग था तो दूसरी ओर सामंत वर्ग, जमींदार वर्ग था, जिसके कारण इनके पास में अथाह पैसा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो जब पूंजी उपलब्ध थी तो यहाँ पर पैसा लगाने में इन लोगों को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। इसके अलावा इंग्लैंड बहुत समय पहले से ही समुद्र के जैसे किनारे स्थित इसकी स्थिति है, तो समुद्री लुटेरों के माध्यम से बहुत सारा धन इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। इसके अलावा यानी 1760 में औद्योगिक क्रांति शुरू होती है, उसके पहले इसने उपनिवेश बना लिए थे। जैसे भारत में भी इसने बंगाल में अपना अधिकार जमा लिया था, और तब का बंगाल इतना बड़ा था कि वर्तमान का पूरा बांग्लादेश, वर्तमान का पश्चिम बंगाल और बिहार, उड़ीसा इस बंगाल में शामिल थे। इतना बड़ा साम्राज्य जहाँ पे जूट का उत्पादन होता था, यहाँ से बहुत पैसा इन लोगों ने लूटा और वहाँ ले जा करके उद्योगों के अंदर लगाया। तो पूंजी की इन लोगों के पास कोई कमी नहीं थी। सस्ते श्रम की उपलब्धता, देखिए सस्ते श्रम की उपलब्धता की बात यह है इंग्लैंड में कि इंग्लैंड में श्रम की कमी थी। इंग्लैंड में, इस सर्कुलेट को समझना आप, इंग्लैंड में श्रमिकों की कमी थी, लेकिन दक्ष श्रमिकों की कमी नहीं थी। यानी स्किल्ड श्रम लेबर की कमी नहीं थी। लेबर कम थे लेकिन स्किल्ड लेबर बहुत थे। तो स्किल्ड लेबर की कमी नहीं थी, इसलिए कम लेबर ने भी काम कर लिया। अब होता क्या है, यहाँ पर उसी समय एक बीमारी आती है, काली बीमारी। जैसे वर्तमान में कोरोना है, इस प्रकार यहाँ पे एक महामारी आती है, काली बीमारी। और काली बीमारी जो है, इससे लाखों लोग की डेथ हो जाती है। जब लाखों लोगों की डेथ हो जाती है तो जो सामंती वर्ग थे, जो शोषण करते थे दासों का, किसानों का, ये जो कृषक थे, ये दास थे, इन दासों से उदार व्यवहार करने लगे, इनसे लिबरल तरीके से पेश आने लगे ये सामंत और जमींदार लोग। लेकिन बहुत सारे श्रमिकों ने
अपना शहर गांव छोड़ दिया और शहरों की ओर पलायन करने लग गए। जहां ब्रिटेन में 1700 के अंदर सन 1700 में 77% लोग गांव में रहते थे, वहां अब केवल ये संख्या गांव में 20% हो चुकी थी। तो इजीली सस्ते लेबर उपलब्ध हो गए थे और जो पहले से जो दक्ष लोग इन कारखानों में फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, वो लोग जो पहले से ही काम कर रहे थे उन्होंने कंपनियां छोड़ दी और अपने छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर लिए। अब उन उद्योगों में इन किसानों को जो गांवों से आए थे इनको श्रम देने लग गए। इसके अलावा समुद्री व्यापार की बात यह है, इंग्लैंड की भौगोलिक अवस्थिति बहुत ही शानदार है। किस तरीके से है कि एक तो वह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, ये उसकी स्थिति है। तो दूसरी तरफ वह संसार के निकट संपर्क में भी है, इसलिए वह बाहरी जो आक्रमण है उनसे सुरक्षित रह पाता है। और इसके जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग पर गल्फ स्ट्रीम के कारण यहाँ पर 12 महीने वर्ष भर व्यापारिक स्थिति के लिए अनुकूल वातावरण रहता है। इसकी जो जलवायु है ब्रिटेन की, वो समशीतोष्ण टाइप की जलवायु है, जिससे यहाँ के लोग में कार्य कुशलता रहती है और बौद्धिक विकास भी पनप पाया। तो समुद्र से व्यापार प्राचीन काल से ही था, शुरू से ही था, और फिर भौगोलिक खोजें हो गई, तो भौगोलिक खोजें होने के कारण और ज़्यादा इनका व्यापार बढ़ा। ये समुद्री व्यापार का मुख्य कारण है। प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ प्रचुर उपलब्धता थी, जैसे लोहा, कोयला। जब लकड़ी के कोयले की बात आई तब भी यहाँ पे कमी नहीं रही, और जब बात आई कि पत्थर के कोयले का प्रयोग किया जाए तब भी यहाँ पर मतलब इजीली अवेलेबल हो गया। तो कोयला, यहाँ पर कोयले के अलावा जल शक्ति, लोहा प्रचुर मात्रा में रहा। और जैसा कि मैंने बताया कि बौद्धिक विकास, आविष्कार के प्रति इनकी रुचि थी, तो लोहे का इन्होंने लगातार समय के साथ में स्वयं में बदलाव किया। जब लोहा कठोर हो गया, ऐसा लगने लग गया कि बहुत भारी मशीनें होती हैं, तब इन्होंने इस्पात का भी आविष्कार कर लिया। तो बहुत सारे आविष्कारों को बढ़ावा मिला। रेलवे के आविष्कार, यातायात के आविष्कार इन्हीं लोगों की देन थी। सड़कों का विकास कर लिया इन लोगों ने। दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था में मैंने आपको बताया जैसा कि बैंकिंग व्यवस्था इन्होंने सुदृढ़ कर ली थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व में इन्होंने पूंजी संचय किया बहुत अच्छे से, मतलब बैंकिंग व्यवस्था को इन्होंने सुचारू रूप से यानी चलाने लग गए थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने 1770 में तो भारत में भी बैंक की स्थापना कर दी थी। राजनीतिक स्थिरता थी यहाँ पर, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर कोई युद्ध वगैरह ब्रिटेन से हो नहीं पाता था, क्योंकि चारों तरफ ये समुद्र से घिरा हुआ था। तो राजनीतिक स्थिरता थी। इसके अलावा ब्रिटिश वासियों की महत्वाकांक्षा, जैसे कि मैंने बताया कि इन लोगों की खुद की इच्छा थी, ये खुद जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रेरित थे। तो जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रेरित थे तो इन्होंने स्किल सीखने में कोई आनाकानी नहीं की। स्किल डेवलप करने के बाद में इन्होंने स्वयं का व्यापार करने में कोई आनाकानी नहीं की। स्वयं का जीवन स्तर सुधारने के लिए जब इन लोगों ने मांग की, यानी जो पहले से समृद्ध थे उन लोगों ने अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए बोल सकते हैं अपन, या भोग विलास के लिए इन्होंने यानी जीवन स्तर के ऊपर पैसे खर्च किए। जब डिमांड की इन्होंने नई नई चीज़ों की, क्योंकि आर्थिक संतृप्ति आ चुकी थी जो पहले से समृद्ध लोग थे उनमें, तो इन्होंने जब लग्जरी चीज़ों की डिमांड की तो नई नई इंडस्ट्रीज ने और प्रोडक्शन शुरू किया, जिससे और मांग बढ़ी। और इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था, तो औपनिवेशिक साम्राज्य होने के कारण इन लोगों को न तो कच्चे माल की समस्या आई, और जब इस कच्चे माल को निर्मित कर दिया, यानी पक्का माल बना दिया, तो निर्मित माल को बेचने के लिए इनके पास में बड़ा बाजार भी था, यानी ग्राहकों की भी कोई कमी नहीं थी। बंगाल की लूट नामक अपनी पुस्तक में रजनी पामदत्त कहते हैं कि आज का भारत जो बुक है इनकी, उसमें इस तत्व को उजागर किया है रजनी पामदत्त ने कि ये बंगाल से पैसा लूट करके
वहाँ पर लगा दिया था इन्होंने, इंग्लैंड में लगा दिया था, जो बात मैंने आपको ऊपर बताई है। इंग्लैंड लोगों का जीवन स्तर अच्छा था और गिल्ड प्रणाली का समाप्त होना। गिल्ड प्रणाली क्या थी कि यहाँ पर एक श्रेणियाँ बनी हुई थी, जैसे बढ़ई का काम करने वाले लोगों के यहाँ पे नाम लिख दिए गए, ये लोग केवल बढ़ई का ही काम करेंगे, ये लोग हैं ये नाई का ही काम करेंगे, ये कटिंग बनाने के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, ये केवल बार्बर है। अगर भविष्य में इनको काम करना है तो बार्बर का ही काम करेंगे, यहीं या तो मजदूरी करेंगे या स्वयं का उद्योग लगाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब काली बीमारी फैली, काली बीमारी फैलने के कारण बहुत सारे लोग शहरों में आ गए, तो एक गिल्ड प्रणाली ढीली पड़ गई, यानी समाप्त ही हो गई, कोई सिस्टम नहीं रहा ऐसा। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्ध ने भी औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे? नेपोलियन के युद्धों के कारण या फ्रांसीसी क्रांति के कारण, या यूँ कहो कि उस समय यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप में अशांति बनी हुई थी, तो वहाँ के जो लोग थे वो भाग करके ब्रिटेन आ गए और वहाँ पर वे काम करने लगे, तो उससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। फिर आता है यूरोप में औद्योगिक क्रांति का क्या कारण था। तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का कारण में एक तो ऊपर जो कारण हैं वो कारण याद आएंगे, तोड़ मरोड़ करके वो ही लिखने हैं। फिर जनसंख्या में वृद्धि, जिससे श्रमिकों की उपलब्धता हो गई। जीवन स्तर का उन्नत होना, जिसके ऊपर डिस्कस किया है अपन ने। यूरोपीय साम्राज्यवाद से नए क्षेत्रों पर अधिकार हुआ, जिससे तैयार माल के लिए बाजार उपलब्ध हो गए और कच्चे माल के स्रोत मिल गए। इस समय तक पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, इन्होंने लगभग पूरे विश्व में अपना अधिकार जमा लिया था, तो तैयार माल के लिए इनके पास में बाजार उपलब्ध था और कच्चे माल के स्रोत भी मिल गए। यहाँ तक कि इन्होंने आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, संरक्षणवादी नीति अपनाई थी, आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और निर्यात के लिए अपने बाजारों को खोल दिया। शिक्षा का प्रसार, यहाँ तक कि रात को वृद्धों, जो बड़े लोग थे, उन्होंने भी शिक्षा लेनी चालू कर दी, रात को एजुकेशन स्कूल्स खोले जाने लगे, तो शिक्षा का बहुत बड़े स्तर पर प्रसार किया गया। और विज्ञान के प्रसार से नए नए आविष्कार हुए, जिन्होंने और गति दी उद्योगों को। पुनर्जागरण का भी प्रभाव था ही, पुनर्जागरण से ही ज्ञानोदय का प्रभाव हुआ था। व्यापारिक क्रांति से तैयार माल की मांग में वृद्धि हुई और पूंजी एकत्रित हुई। वाणिज्यवाद से संचित धन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वाणिज्य व्यवस्था जो थी, वाणिज्यवादी व्यवस्था थी, उसमें बदलाव के लिए ही उदारवाद आया था। और वाणिज्यवाद क्या थी? वणिक व्यवस्था थी, ज़्यादा श्रम करवाना, कम पैसे देना, लागत कम और मुनाफा ज़्यादा, ऐसी व्यवस्थाएं थी। तो उससे पैसे का धन संचय हो गया था और उसको व्यापारी वर्ग ने नए तरीके से उसका इन्वेस्ट किया, उसको निवेश किया और अपनी पूंजी को बढ़ाना चालू कर दिया। नई व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, इसी से वाणिज्यवाद से ही कोरिलेट किया है मैंने। नई खोज आविष्कारों का होना, फ्रांस की राज्य क्रांति, नेपोलियन की नीतियां भी उत्तरदायी थी, और राष्ट्रीयता की भावना का उदय। अब बात आती है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नकारात्मक भी पड़ा है और सकारात्मक भी पड़ा है। दोनों तरीके से औद्योगिक क्रांति ने व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया है। कैसे किया है? देखिए, घरेलू उद्योगों का विनाश हो गया, क्योंकि मशीनें आ गई तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई, तो जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनका विनाश हो गया, बेरोजगारी आ गई, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हो गई। एक टर्म आती है कि विशेषता का विकास हुआ। विशेषता का विकास कैसे हुआ? पहले जैसे कोई व्यक्ति अगर शर्ट बनवाता था तो टेलर के पास जाता और टेलर उसको शर्ट बना करके दे देता था, इससे आत्मीयता रहती थी उस व्यक्ति में। ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है, कार्ल मार्क्स एग्जाम्पल देता है इसका शर्ट का। अब क्या होता है कि यहाँ पर विशेषता आ गई। शर्ट की कॉलर एक अलग डिपार्टमेंट है, वो बना रहा है, शर्ट का बटन और कोई लगा रहा है, बाजू कोई और बनाएगा, शर्ट का जो ढांचा है कॉलर के अलावा वो और कोई तैयार करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि विशेषता आ गई, नए नए नगरों का विकास हुआ, बाजारों में संरक्षणवाद की भी नीति आई, तो खुले बाजार की नीति भी आई एडम स्मिथ के सिद्धांत के बाद। परस्पर निर्भरता हो गई। ये कुछ कारण थे महत्वपूर्ण। इनके अलावा अपन बात करें तो परंपरागत सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ गया। ये सामाजिक प्रभाव है। सामाजिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा कि परंपरागत जो सामाजिक संरचना थी उसमें परिवर्तन आया। कैसे आया ये परिवर्तन? ये इस तरीके से आया कि अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार हो गए, क्योंकि गांव छोड़ने पड़े, शहरों की ओर पलायन करना पड़ा, तो एकल परिवारों का विकास हुआ। मध्यम वर्ग का उदय हुआ।
मध्यम वर्ग के पास आवश्यक पूंजी और व्यावसायिक बुद्धि दोनों थी, यानी व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए और पूंजी के अलावा व्यावसायिक बुद्धि चाहिए। अब कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब जिनको अपन कह सकते हैं न तो वो टाई लगा सकते थे और ना ही मतलब एक रेडी लगा करके काम कर सकते थे। तो ऐसे व्यक्तियों ने दलाली का काम किया, ठेकेदारी का काम किया और उन्हें बहुत पैसा कमाया, जिससे एक नया मध्यम वर्ग पनपा। संयुक्त परिवार प्रणाली को आघात पहुंचा। स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन हुआ। अब स्त्रियों ने राजनीतिक अधिकारों की मांग तेज कर दी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद में एक नारीवादी विचारक हैं मैरी वॉलेस्टेनोक्राफ्ट। इन्होंने राजनीतिक अधिकारों की ऊपर एक किताब लिखी जिसमें राजनीतिक अधिकारों की मांग की। फ्रांसीसी क्रांति के आड़ में वो किताब लिखी गई थी। तो ऐसे क्या है कि स्त्रियों की दशा में परिवर्तन यानी सुधार की मांग की जाने लगी। मजदूर श्रमिकों का मानवीय शोषण होने लगा, गंदी बस्तियों में रहने लगे, काम करने के घंटे तय नहीं थे, उनके लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं थी, श्रमिकों की स्थिति दयनीय बनती जा रही थी, दुर्घटना होने पर उनके लिए कोई बीमा की व्यवस्था नहीं थी, उनके परिवार वालों को कोई ये गारंटी नहीं थी कि आप यदि इंडस्ट्री में काम करते हुए यदि डेथ हो जाती है तो कोई विशेष योजना आपके लिए है, ऐसी कोई योजनाएं नहीं थी। मजदूरों में भी आपसी एकता का अभाव था। जो पहली बार शहरों में आए थे उनके लिए एक अलग तरह का वातावरण था, तो श्रमिकों का मानवीय शोषण हो रहा था। अनैतिकता का विकास हुआ और सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई। जैसे लोगों के पास में पैसा आया, उन्होंने शराब, दारू, मीट, मांस के ऊपर यानी व्यभिचार इनके ऊपर पैसा खर्च करना शुरू किया। स्वार्थी बन चुके थे, एक दूसरे का शोषण करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अपने ही सहयोगियों से प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या का रूप ले चुकी थी, जिससे सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई। जीवन स्तर में सुधार हुआ, लोगों के पास में पैसा आया तो उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया। शिक्षा के प्रसार में तेजी आई। जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, पहले गांव में ज़्यादा जनसंख्या थी, अब शहरों में हो गई। खान पान, रहन सहन, पहनावे, सोच विचार के तरीकों में बदलाव आया। राजनीतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? अब औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। आप देखोगे कि फ्रांस और ब्रिटेन में भी बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो चुकी थी और मेनली यूरोपीय कंट्रीज में ही थी। राजनीतिक सुदृढ़ता आई, नई नीतियां बनाई गई, नीतियों को लागू करवाया गया कठोर तरीके से। विदेश नीतियों में परिवर्तन आया, अब नीति व्यापार आधारित बनती जा रही थी। मध्यम वर्ग का भी राजनीतिक उत्कर्ष हो रहा था, श्रमिकों का संघर्ष बढ़ रहा था और समाजवाद जैसी विचारधारा आई और इसको गति दी फिर कार्ल मार्क्स ने। आर्थिक परिणामों की बात करें तो इसके ऊपर मैंने चर्चा कर ली। घरेलू उद्योगों का विनाश हो गया था, बड़े कारखानों की स्थापना हुई, विशेषता का विकास हुआ। विशेषता का मतलब कि जैसे शर्ट का एग्जाम्पल दिया आपको, यहाँ पर जैसे एक कार होती है, कार में हज़ारों पुर्जे लगते हैं, लेकिन एक कंपनी है वो केवल पेंच ही बनाएगी, एक कंपनी है वो केवल टायर ही बनाएगी, एक कंपनी है वो इंजन ही बनाएगी। तो विशेषता का विकास हुआ और सबको कंपाइल करके कार का निर्माण किया जाएगा। नए नए नगरों का विकास हुआ, राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण दिया गया, परस्पर निर्भरता आई, एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो गया। ये औद्योगिक क्रांति का टॉपिक था। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि इस पर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, 20 शब्दों के, 50 शब्दों के और 100 शब्दों के। और इन क्वेश्चंस को जब वैकेंसी आ जाएगी, मैं हर बार बोल रहा हूँ, अपन लिखेंगे, इनको लिखने का अभ्यास भी अपन कंटिन्यू रखेंगे जब वैकेंसी आ जाएगी। जैसे ही प्रीलिम्स की वैकेंसी आएगी, इन क्वेश्चन आंसर को अपन तैयार कर लेंगे, ठीक है। बाकी तात्कालिक परिस्थितियाँ बताएंगी कि किस तरीके से अपने को अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा। धन्यवाद। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।